एक तरफ ना एक 5 साल का छोटा सा बच्चा है। वो सुबह उठता है, अपना बस्ता उठाता है और बिल्कुल अकेला बिना किसी सहारे के अपने विद्यालय के लिए निकल जाता है। 5 साल का? बाप रे। हाँ, सड़कें पार करता है, भारी भीड़ में अपना रास्ता बनाता है। और पता है, जापान में ये नजारा बिल्कुल आम है। वहां लोग मुड़कर देखते भी नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा अपना समाज है, हमारा पड़ोस, जहाँ एक 10 साल के बच्चे को भी अगर पड़ोस की दुकान तक भी भेजना हो ना, तो दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। बिल्कुल डर लगता है कि पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा, सड़क कैसे पार करेगा। वही तो, ये अजीब सा डर हमारे जहन में हमेशा बैठा रहता है। इसलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद किसी भी देश को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य उन स्रोतों और नोट्स की गहराई में उतरना है जो बताते हैं कि आखिर कौन सी परवरिश शैली बच्चे को अंदर से भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सही कहा। इस चर्चा को हम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा करेंगे। पहला है अनुशासन, दूसरा आत्मनिर्भरता और तीसरा है सम्मान। सुनने वालों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इन छोटी छोटी आदतों का बच्चों के दिमाग पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये पूरा व्यक्तित्व तय करती हैं। राइट। तो सबसे पहले अनुशासन की तह तक चलते हैं, क्योंकि एक बच्चे को अकेले बाहर भेजने का जो डर हमारे अंदर होता है ना, वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि बच्चा खुद पर कितना नियंत्रण रखता है। बिल्कुल। जब मैं स्रोतों का अध्ययन कर रहा था तो एक ऐसी बात पढ़कर मैं दंग रह गया। जापान में अनुशासन सिखाया नहीं जाता, बल्कि उसकी आदत डाली जाती है। उसे हर दिन जिया जाता है। ये जीने और सीखने का जो फर्क है ना, इसको थोड़ा विस्तार से समझना आवश्यक है। मतलब व्यवहारिक रूप में ये दिखता कैसा है? अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। जापान के एक विद्यालय में छुट्टी होने के बाद क्या होता है? हमारे यहाँ तो बच्चे बैग उठाते हैं और सीधा भागते हैं घर की तरफ। एग्जैक्टली। पर वहां शिक्षक बच्चों को सजा नहीं देते। वहां नियम अलग है। अगर क्लास गंदी होती है तो कोई बाहरी सफाई कर्मी झाड़ू लगाने नहीं आता। अच्छा, तो कौन करता है सफाई? बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं। इसे वहां ओसोजी कहा जाता है। छोटे छोटे हाथ झाड़ू उठाते हैं, गीले कपड़े से मेजें साफ करते हैं। हाँ, और शिक्षक बस खड़े होते हैं। अरे वाह। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया का आंतरिक नतीजा क्या निकलता है। क्या नतीजा निकलता है? जब एक छोटा बच्चा खुद झाड़ू उठाता है, उस जगह को साफ करता है जिसे उसने दिन भर गंदा किया है, तो उसके दिमाग में गहरा कनेक्शन बनता है। वो समझता है कि मैंने गंदगी की है तो सफाई भी मुझे ही करनी है। यानी कोई डर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डर से थोपा गया नियम नहीं है, ये आत्मा अनुशासन है। अगली बार वहां कचरा फेंकने से पहले उसका दिमाग उसे खुद टोकता है। सही बात है। और इस आत्म अनुशासन को अगर हम अपने भारतीय परिवेश से जोड़कर देखें तो तस्वीर कैसे दिखती है? हमारे यहाँ अनुशासन कहाँ से आता है? दांत से या डर से? हाँ। या फिर उस पुराने डर से कि लोग क्या कहेंगे। हमने बचपन में यही सुना है ना कि सीधा बैठो वरना मार पड़ेगी, या शोर मत मचाओ पड़ोसी क्या सोचेंगे। और इसी डर को मनोविज्ञान में बाहरी नियंत्रण या एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं। हम बच्चे को ठीक से चलना नहीं सिखा रहे। तो क्या सिखा रहे हैं? हम उन्हें सजा से बचना सिखा रहे हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ठीक व्यवहार इसलिए करना है क्योंकि कोई और तुम्हें देख रहा है। राइट। यहाँ मुझे स्रोतों से एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा अनुशासन सड़क पर बने एक स्पीड बम की तरह है। स्पीड बम? अच्छा, वो कैसे? जरा सोचिए, जब तक वो स्पीड बम सामने होता है, गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है, डर की वजह से कि गाड़ी उछलेगी या नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही सड़क साफ होती है, गाड़ी फिर से पूरी रफ्तार में भागने लगती है। जबकि जापान का आत्मानुशासन गाड़ी के अंदर वाले उस स्पीड वार्निंग सिस्टम की तरह है। ओ, जो अंदर से बीप करता है। एग्जैक्टली। वो बाहर के किसी बम पर निर्भर नहीं करता, वो चालक को अंदर से सतर्क करता है। तो मेरा एक सवाल है, क्या ये बाहरी नियंत्रण बच्चे की असली ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका उत्तर हाँ में ही है, क्योंकि जहां एक बच्चा खुद पर कंट्रोल रखना सीखता है ना, वहां उसे बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कंट्रोल बाहर से थोपा जाता है तो बच्चा सही और गलत का नैतिक फर्क नहीं समझता। वो बस सजा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगता है। यानी चालाकी सीख जाता है। सही कहा। लेकिन जब उसके अंदर की वो वार्निंग सिस्टम ऑन हो जाती है, तब वो अकेला होने पर भी गलत काम नहीं करता। यही वजह है कि वहाँ बच्चे अकेले सड़कों पर चलने से डरते नहीं है। जहाँ बच्चा खुद नियंत्रण सीखता है, वहां उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है, बिल्कुल। क्योंकि इस आत्मानुशासन के बिना तो आत्मनिर्भरता आ ही नहीं सकती। और यहीं से स्रोतों की अगली कड़ी जुड़ती है, आत्मनिर्भरता। इन नोट्स में ना एक 6 साल की बच्ची की ऐसी कहानी थी जिसने मुझे हैरान कर दिया। हाँ, उस कहानी के बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं, वो बहुत कुछ बोलती है। सोचिए, महज 6 साल की उम्र, वो छोटी सी बच्ची सुबह खुद उठती है, अपना भारी सा बस्ता खुद तैयार करती है और अकेले ट्रेन पकड़कर स्कूल चली जाती है। भीड़ भरी ट्रेन में हाँ अकेले? हाँ, हजारों अनजान लोगों के बीच टिकट खरीद रही है, स्टेशन पहचान रही है। आखिर ये जादू कैसे संभव है? अचानक एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। ये आत्मनिर्भरता अचानक से नहीं आती। ये छोटी उम्र से दी गई जिम्मेदारियों का एक लंबा सफर है। जैसे पहले दिन शायद उसे सिर्फ घर के दरवाजे के बाहर तक जाने दिया होगा, राइट। फिर शायद पड़ोस की दुकान तक, हाँ, जहाँ माता पिता चुपके से पीछे चलते हैं ये देखने के लिए कि वो सड़क कैसे पार करती है। इस पूरी प्रक्रिया में दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, भरोसा और जिम्मेदारी। भरोसा। हाँ, जब बच्चे को ये लगातार एहसास करवाया जाता है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, तो उसका आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अकेले सफर करने जैसी चुनौती को भी सहजता से अपना लेती है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं इसको अपने आसपास देखता हूँ ना, तो तस्वीर पूरी तरह उलट है। हमारे यहाँ प्यार के नाम पर अत्यधिक संरक्षण चलता है। ओवर प्रोटेक्शन। हाँ, हर बात पर टोकना। वही तो, हम कहते हैं बेटा रहने तो भारी है, मैं उठा लेती हूँ, या खाना खुद मत खाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं खिला देती हूँ। या फिर अरे मत दौड़ो, गिर जाओगे। एग्जैक्टली। हम बच्चे के आगे एक इनविजिबल सुरक्षा कवच बनाए रखते हैं, पर क्या हम उसकी मदद कर रहे हैं? कहीं हम उसे पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर तो नहीं बना रहे? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में बच्चे की आगे बढ़ने की क्षमता रुक जाती है। हम उसे बचा नहीं रहे, हम उसके सीखने का रास्ता बंद कर रहे हैं। मनोविज्ञान बिल्कुल साफ कहता है, जिस बच्चे पर छोटे फैसलों के लिए भरोसा किया जाता है वो आगे चलकर अपने बड़े फैसलों पर भी भरोसा करना सीख जाता है। लेकिन जिसे हर बात पर टोका जाए वो पूरी जिंदगी आत्मसंदेह में रहता है। यानी उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, वो बड़ा होकर भी खुद पर शक करता है। पड़ाव पर आते हैं सम्मान। ये पड़ाव सबसे नाजुक है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं? सम्मान सिर्फ बड़ों को दिया जाता है। हाँ, बड़ों का आदर करो, उनकी आज्ञा मानो। बच्चों को सम्मान देने की बात थोड़ी अजीब लगती है हमें। वही तो। पर जापान की शैली बिल्कुल नया दृष्टिकोण पेश करती है। वहां सम्मान का मतलब सिर्फ बड़ों का आदर नहीं है, बच्चों की भावनाओं को, उनके डर को भी उतना ही बड़ा दर्जा दिया जाता है। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा सबूत स्रोतों के एक उदाहरण में था। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा किसी दुकान पर जमीन पर लेट कर रो रहा है, खिलौने की जिद कर रहा है। अब हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ तो सीधे एक जोर की डांट पड़ेगी या चपत लग जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ वहाँ माता या पिता उसे डांट कर चुप नहीं कराते हैं। वो जमीन पर झुकते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मुझे समझ आ रहा है कि तुम परेशान हो। वो उसकी भावनाओं को स्वीकृति देते हैं, वैलिडेशन देते हैं। हाँ, वो उसके गुस्से को झुठलाकर उसे दबाते नहीं हैं। इससे बच्चे इमोशनली खुले बनते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी फीलिंग्स की अहमियत है। और इसके ठीक विपरीत अपने यहाँ क्या सुनने को मिलता है ऐसी स्थिति में? यहाँ तो सीधे आदेश आते हैं, बड़े हो जाओ फिर बोलना, या बस अब एक शब्द नहीं, चुपचाप खड़े रहो वरना तमाशा मत बनाओ। और इस लगातार दबाव का बच्चे की मानसिक स्थिति पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चा ये नहीं सीखता कि गुस्सा आना एक स्वाभाविक चीज है। वो सीखता है कि भावनाएं दिखाना ही गलत है। सही कहा। वो अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देता है और आगे चलकर ये घुटन बन जाती है। पर देखिए, श्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आया था। दुनिया की असलियत यही है कि पब्लिक में रोते हुए बच्चे को झेलना आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो क्या सच में बच्चों की हर जिद या उनके गुस्से को शांति से सुनना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? खासकर तब जब आसपास लोगों की भीड़ हो और डर हो कि लोग क्या कहेंगे। हम तो ये चाहते हैं ना कि जल्दी से शोर बंद हो। ये स्थिति हर माता पिता पर आती है और यहीं पर मनोविज्ञान एक बेहतरीन समाधान देता है। हम बच्चे को तुरंत चुप क्यों कराते हैं? क्योंकि हम घबरा जाते हैं। हाँ, शर्म आती है पब्लिक में। पर साइकोलॉजी बताती है कि जब किसी रोते हुए बच्चे को पूरी तरह सुना जाता है तो वो चिल्लाना जल्दी बंद कर देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चिल्लाता ही तब है जब उसके दिमाग को लगता है कि मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसका रोना असल में सुनाई पड़ने की गुहार है। ओ, यानी वो टेंशन मांग रहा है पर समझने के लिए। एग्जैक्टली।
जैसे ही पेरेंट कहता है कि मैं समझ रहा हूं तुम गुस्से में हो, तो उसके दिमाग से वो अनसुनी होने का डर गायब हो जाता है, उसका मानसिक तंत्र शांत होने लगता है, उसे और जोर से चिल्लाने की जरूरत ही नहीं लगती। अरे वाह, वैलिडेशन का इतना बड़ा असर। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ निकलता है? जिस बच्चे को सुना जाता है वो चिल्लाना बंद कर देता है। ये लाइन तो मेरे दिमाग में अटक गई है। लेकिन अब इन सारी बातों को सामने रखकर अगर हम इन दोनों देशों की परवरिश को आमने सामने रखते हैं तो आखिर बेहतर कौन है? क्या वो तरीका जो आत्मानुशासन और ट्रेन सफर करना सिखाता है, या वो जिसमें बाहरी दबाव तो है पर जज्बात और सहारा हर वक्त मौजूद रहते हैं? अगर हम इन स्रोतों का निष्कर्ष निकाले ना, तो सच यही है कि दोनों में से कोई भी शैली परफेक्ट नहीं है। जापान की शैली आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भर का जरूर देती है, पर इस पूरी सख्त प्रक्रिया में एक छोटी सी भावनात्मक दूरी आने का खतरा रहता है। सही बात है। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ का माहौल, भले ही अनुशासन डर से आता हो या ओवर प्रोटेक्शन हो, पर जो असीम प्रेम, जो गहरा पारिवारिक गठबंधन यहाँ मिलता है, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। यहाँ परिवार का मतलब ही हर दम साथ खड़े रहना होता है। स्रोतों को पढ़ते हुए एक बहुत प्रभावशाली विचार मिला मुझे। एक ऐसी स्थिति सोचिए जहां इन दोनों अलग तरीकों का एक संतुलन हो। सबसे मजबूत परवरिश शायद वही होगी जहां जापान जैसा आत्मानुशासन हो और हमारा अपना असीम प्रेम हो। एकदम ठीक। अगर एक बच्चा लगातार जिद कर रहा है तो शायद कमी उस बच्चे में नहीं है, बल्कि हमारी परवरिश की आदत में है, जो उसे शांत करने के बजाय दबा रही है। हमें शायद अपने प्रेम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, जहां हम उसे कंट्रोल करने की जगह सम्मान देना शुरू करें। बहुत गहरा विश्लेषण है ये चर्चा इसलिए नहीं थी कि किसी एक शैली को गलत ठहराएं। ये तो हमारे अपने तरीकों को सुधारने का एक अवसर है। जब तक हम कमियों को पहचानेंगे नहीं, उन्हें ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इन नोट्स में एक इशारा है कि इस विषय पर एक और विस्तृत कड़ी बन सकती है कि इस आत्मा अनुशासन और आत्मनिर्भरता को हम अपनी व्यवहारिक जिंदगी में लागू कैसे करें। बिना अपने अटूट प्रेम को गवाए। एग्जैक्टली। जो लोग इन बातों को सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उन्हें आज ही अपने परिवार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा जरूर शुरू करनी चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इस चर्चा को आज यहाँ विराम देने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले एक आखिरी प्रश्न पर जरूर विचार करें। जी बताएं। अगर हम एक छोटे बच्चे को शुरू से ही सब कुछ खुद तय करने की, एक छोटा वयस्क बनने की ट्रेनिंग देंगे, तो क्या हम कहीं जाने अनजाने में उससे उसका वो बेफिक्र बचपन तो नहीं छीन रहे हैं, जिसमें गलती करने की आजादी होती है? सोचने वाली बात है। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम उसे हमेशा एक सुरक्षा कवच पहनाकर रखेंगे, उसके हर गिरने से पहले ढाल बन जाएंगे, तो क्या हम उसे आने वाली उस कठोर दुनिया के लिए हमेशा के लिए कमजोर और असहाय तो नहीं कर रहे? इन दोनों किनारों के बीच वो सही संतुलन कहाँ और कैसे खींचा जा सकता है, ये एक ऐसी खोज है जो हर परिवार को खुद करनी होगी।